हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। अभी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का क्षेत्र। काफी इंपॉर्टेंट है और डायनेमिक टॉपिक है। हमेशा इससे जो है क्वेश्चन अराइज होता है, चाहे आप बीपीएससी की बात कर लो या आईएएस की बात कर लो। मेंस एग्जामिनेशन के लिए यह टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। देखिए, आज के लेक्चर में मैंने दो आपके कैरेक्टर को रखा हुआ है। एक खली साहब है और एक ये शायद वटिष्ठा है या कोई अन्य है, मैं इनको पहचान नहीं पा रहा हूं। खली को मैंने डिनोट किया है सेंटर से और मतलब इन साहब को मैंने डिनोट किया है स्टेट से। ये बड़ा वाला स्टेट है तो ऐसे सेंटर के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा है और ये छोटकू सा है, ऐसे देख रहा है दोनों का झगड़ा कि मेरी भी बात जो है की जाए सेंटर से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो इनके बीच विवाद होता है किन किन मुद्दों पे होता है। क्या क्या सेंटर से बोलते हैं स्टेट्स कि भैया तुम ये कर रहे हो। जो पहला विवाद का केंद्र बिंदु है इनका, माय डियर फ्रेंड, मैं वो बताऊंगा। ये राज्यपाल है आपका। सेंटर से क्या बोलते हैं स्टेट कि भैया एक बात बताओ कि राज्यपाल तुम्हारा, तुम इसको अपॉइंट करो, इसकी नियुक्ति तुम करो, इसकी बर्खास्तगी तुम करो। तुम कहो तो ये नाचे, तुम कहो तो गाए, तुम कहो तो सोए, तुम कहो तो उठे, तुम कहो तो बैठे, तुम कहो तो मतलब ये सब कुछ करता है तुम्हारे लिए। हमारे लिए तो कुछ करता ही नहीं है, तो हम जो है लेकिन वहन करते हैं इसका जो भी खर्चा है, हमारे द्वारा खर्चा उठाया जाता है। तो ऐसा हम क्यों करें भैया। तो एक केंद्र बिंदु तो ये होगा, ये राज्यपाल ही है विवाद का सबसे बड़ा केंद्र यदि देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद कि तुम्हारा राज्यपाल जो है ना, ये पॉलिटिकली रूप से काफी प्रेजुडाइज होता है। तुम्हारी तरफ जो भी निर्णय होता है पूर्वाग्रहित होके राजनीतिक रूप से ये तुम्हारे लिए लेता है। तुम्हारे सेंटर में जो भी मतलब पार्टी की गवर्नमेंट रहती है उसी के लिए लेता है। हमारे लिए तो ये कुछ करता ही नहीं है, जबकि इसका जो भी वहन है, खर्चा वगैरह है, हम करते हैं। तो इसको भी लेके हमेशा राज्य जो है सेंटर से झगड़ा करते रहते हैं। उसके बाद राज्य सूची में हस्तक्षेप तुम क्यों करते हो भैया, एक बात बताओ। जब 7वीं अनुसूची में सारी चीजें बांट दी गई हैं कि इन सूची में मतलब केंद्र के लिए ये सब्जेक्ट्स हैं, राज्य के लिए ये हैं, और समवर्ती सूची में ये सब्जेक्ट हैं, तो आप दोनों मिलकर काम कर सकते हो इसमें। तो एक बात बताओ, तुम अपना काम तो करते, मतलब तुम अपनी रोटी खाते हो और हमारी रोटी भी छीन के खाने की कोशिश करते हो। ऐसा तुम क्यों करते हो। दूसरी तरफ केंद्र ये कहता है कि भैया मैं केंद्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। तो ये जो है ऐसे इन मुद्दों पे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, हमें वीडियो में आगे देखने को मिलेगा आपको। इन मुद्दों पे जो है मुख्यतः विवाद होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से और मुद्दा। पहले इंट्रोडक्शन, किसी भी टॉपिक का इंट्रो करेंगे। कैसे करेंगे कि मतलब यद्यपि भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक इनके राज्य और केंद्र के बृहद संबंधों की बृहद चर्चा करी गई है, और 7वीं अनुसूची में शक्तियों एवं अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। बावजूद इसके कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है झगड़ा होता है, या यूं कहें कि विवाद होता है। कौन कौन से बिंदु हैं देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि राज्यपाल जो है इनके विवाद के बीच, सेंटर और स्टेट के रिलेशन के खराब होने के बीच एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। और राज्यपाल के वीडियो में हमने बहुत सारे केस स्टडी देखे थे कि राज्यपाल जो है कैसे राजनीतिक रूप से पूर्वाग्रहित होकर अनेक सारे राजनीतिक डिसीजन जो है केंद्र के पक्ष में लिए हैं, और वो विवाद का केंद्र बिंदु रहे हैं राज्य और केंद्र के बीच। तो उन केस स्टडी को, मतलब गवर्नर वाले सेक्शन से उस केस स्टडी को आप गवर्नर इस वाले सेक्शन में ऐड ऑन कर सकते हो। मतलब जो भी टॉपिक पढ़ो को रिलेट करके पढ़ो, एक चेन के थ्रू पढ़ो, तो आपको जो है आपके आंसर राइटिंग में जो है ज्यादा डायनेमिज्म आएगा, ठीक है। इसीलिए उन टॉपिक को मैंने इसमें नहीं शामिल किया है, ये कंसीडर करके कि आप ऑलरेडी मेरे द्वारा जो है गवर्नर के बारे में पूरा डिटेल जो है और कैसे कैसे किन किन मुद्दों पे जो है गवर्नर विवाद का केंद्र बिंदु रहा है, ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर दिया हूं, ठीक है। आप देख लो, हमने जैसे वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही देखा, इनकी नियुक्ति जो और बर्खास्तगी पे टोटल नियंत्रण जो है केंद्र का होता है। एक ये इन दोनों के बीच, मतलब राज्य और केंद्र के बीच विवाद का मुद्दा रहता है। दूसरा, राज्यपाल का जो भी राजनीतिक पूर्वाग्रसित होके जो है, राजनीतिक रूप से पूर्वाग्रसित होके केंद्र के पक्ष में जो भी निर्णय लिया जाता है वो विवाद का केंद्र बिंदु रहता है। उसके बाद राज्य सूची में हस्तक्षेप जो है हमेशा केंद्र बिंदु रहता है विवाद का। आपने देखा होगा पिछले दिनों 3 विवादास्पद कानून ला दिए गए थे केंद्र के द्वारा, बिना राज्यों के कंसर्न के, बिना राज्यों से
के कंसेंट से, उनसे कुछ सहमति भी नहीं ली गई, उनसे कुछ पूछा भी नहीं गया, और जो राज्य सूची का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उस पर जो है केंद्र के द्वारा जबरदस्ती कानून लाने की कोशिश करी गई, और प्रेशर ग्रुप के दबाव के वजह से जो है सेंटर के द्वारा उन तीनों कानूनों को रिवोक किया गया, मतलब विड्रॉ कर लिया गया। सीएम के समक्ष जब बहुमत का संकट आता है, किसी भी राज्य की बात करें, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, तो इसके बात करें सेंटर में, आपने देखा होगा चाहे कर्नाटक या नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट हैं, आपने देखा होगा कि यहां पे जो है जब सीएम के सामने बहुमत का संकट आता है तो पहले बीजेपी वाले गुट को राज्यपाल बुला लेता है, उनको बहुमत साबित करने का मौका भी नहीं देता है। तो जिसका केस स्टडी हमने राज्यपाल वाले सेक्शन में किया था, तो उसको आप यहां पे देख सकते हो, कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये सारे बिंदु हैं जिसपे इन दोनों के बीच झगड़ा होता है, किनके बीच, सेंटर और स्टेट के बीच, माय डियर फ्रेंड। फिर वित्तीय आवंटन की बात करी जाए, इस स्थिति में भी केंद्र के द्वारा हमेशा भेदभाव किया जाता है। उसके बाद सीबीआई जांच किया जाता है, आपको पता है। अब हाल ही में जब गठबंधन टूटा है बीजेपी का नीतीश कुमार के सरकार से, तो क्या किया बीजेपी ने, उनके अलायंस जो भी एलाइज हैं, उनके नेता के बीच, जो बड़े बड़े मुख्य नेता हैं, उनके बीच जो है सीबीआई लगा दिया। और ये हमेशा कोई बीजेपी नहीं कर रही है, मतलब हमेशा सेंटर में जो भी गवर्नमेंट रहती है, चाहे वो मतलब कांग्रेस की रहे या बीजेपी की, सब करते हैं, दूध के धुले कोई नहीं है, इस बात को समझना आप, ठीक है। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं, जो भी इसके मेंबर्स होते हैं, जो भी सेवक होते हैं, प्रशासनिक सेवक, उनके बीच प्रशासनिक कार्रवाई को लेके राज्य के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जबकि इनका वहन जो है, खर्चा वगैरह जो है सब राज्य ही करता है। आपको पता होगा, आप नीचे तो कमेंट कर ही नहीं सकते हो, ग्रुप में कमेंट करके बताओ कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस, इनको बर्खास्त कौन कर सकता है नौकरी से, ठीक है। ग्रुप में कमेंट करना, ग्रुप डिस्कशन वाले में। फिर आर्टिकल 365 और बहुत सारे अन्य मुद्दे जो हैं, ये इनके बीच जो है सेंटर और स्टेट के बीच तनाव के कारण बनते हैं, ठीक है। अब बिहार और संघ सरकार के बीच में जो है अभी का, इनके बीच के रिलेशन का जो अभी स्टेटस है, उसका केस स्टडी कर लेते हैं। देखिए अभी जो है यह तनाव की आड़ में झूला झूल रहा है इन दोनों के बीच का संबंध। आपने देखा होगा कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा पिछले दिनों जब NMDPI, दैट मींस नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया, तो उसमें राज्य को जो है, बिहार को जो है लोअर स्ट्राटा में रखा गया। जो भी डायमेंशंस हैं उसके, बहुत मतलब मल्टीपल डायमेंशंस में, मैक्सिमम डायमेंशंस में बिहार को लोअर स्थान पे रखा गया। तो बिहार सरकार कह रही है कि भैया अच्छा, हम इतना दिन से प्रयास कर रहे हैं। और ऑब्वियस, आप यदि 90 के दशक के बच्चे हो तो आपको पता होगा, जो 90 के दशक के बाद के हैं उनको ज़्यादा पता नहीं होगा। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, लाइट कट जाती थी तो 10-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1-1 महीना तक नहीं आती थी, और जब दोबारा आती थी तो हम कूदते थे, जंप करते थे, सेलिब्रेट करते कि लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, ठीक है। लेकिन अब जो देखो, गांव में बिजली ही नहीं कटती है, हर घर नल का जल योजना के तहत साफ सुथरा पानी पीने का प्रोवाइड कराया जाता है, पक्की सड़कें बन गई हैं, पक्की नालियां बन गई हैं, और जो ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, जो ग्रामीण सड़कें हैं, सब A to Z नीट एंड क्लीन रहती हैं हमेशा। काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गया है बिहार, ठीक है। इसके बावजूद भी हर एक सेक्टर में आपने लो स्थान दे दिया। तो एक काम करो, राज्य सरकार के द्वारा क्या कहा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अच्छा एक काम करो, जब आपको हम इतना ही पिछड़े हुए लग रहे हैं तो तनिक भरपूर पैसा दे दो हमको, मतलब खूब ढेर सारा आर्थिक सहायता दे दो, इकोनॉमिकली हमें सपोर्ट कर दो, ताकि हम जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में पिछड़े हुए हैं, हम उसमें प्रोग्रेस हो सके। उसके बाद क्या है, केंद्र सरकार की चुप्पी हो जाती है, या नीति आयोग की चुप्पी सध जाती है, भाई हम तो पैसा नहीं देते हैं, आप केंद्र सरकार से मांगो, तो केंद्र सरकार की चुप्पी हो जाती है। और ये हमेशा बिहार के साथ ये जो व्यवहार हुआ है ना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम बिहार का इकोनॉमिक स्टेटस पढ़ेंगे बिहार स्पेशल क्लासेज में, तो जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी है, दैट मीन्स माल ढुलाई की समकारी नीति है, वो इन स्टेट्स को, चाहे वो कंबाइंड रूप से बिहार की बात करें या झारखंड की, ये इनके इकोनॉमिक स्टेटस को मतलब लोअर करने में, डाउनग्रेड करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और यह तब से चली आ रही है जब हमारे पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री माननीय, या यूं कहें कि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के द्वारा ये नीतियां लाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। तो उसने जो है, उस एक पार्टिकुलर नीति ने जो है पूरा इकोनॉमिक सिस्टम को तहस नहस, छत विछत कर दिया, ठीक है। उसके बारे में अलग से चर्चा करने वाले हैं, बहुत पेनफुल टॉपिक है, आप पढ़ोगे तब जाके आपको चीजें पता चलेंगी। आप इधर उधर भटकते रहते हो, आपने देखा होगा डोमिनो इफेक्ट के चलते जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पे चले जाते हो, और जो रियलिस्टिक चीजें हैं आप वो सब जान नहीं पाते हो। और वो बच्चे जो एमटेक बीटेक करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आते हैं, उनको समझ है, वो अपने से भी या किसी बड़े टीचर को, बढ़िया टीचर को वो खोज लेते हैं, बड़े
बड़े बड़े ये डोमिनो इफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग तगड़ा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को जब आप समझोगे ना, तो आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो जाएगा। हम भी ठगे गए थे कभी किसी जमाने में, बड़े बड़े टीचर के बाद जाओ 1 लाख 1.5 लाख रुपया दे दो, अब पता चले कि कुछ मिलता ही नहीं था वहाँ पे ज्ञान। वो चीज़ें जो है हम नॉर्मली खुद से पढ़ते थे, वही चीज़ें परोसी जाती थी। तो ये सारी चीज़ों से बचो आप, और बहुत ही गंभीर उससे जो हमारे द्वारा रूटीन बताई गई है उस रूटीन को फॉलो करो, अपना एक पार्टिकुलर उसमें ऐड ऑन करते रहो चीज़ों को। और मैं रिकमेंड करता हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ और तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो मैं कह रहा हूं आपको, आप केबीसी नैनो का बिहार समग्र पढ़ना शुरू कर दो यदि आप पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। तो हमने देख लिया, उसके बाद वित्तीय मदद में पक्षपातपूर्ण व्यवहार, इसके बारे में भी देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि सत्तारूढ़ महागठबंधन घटकों के विरुद्ध सीबीआई जांच केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जा रही है, जिससे लेके हम कह, और मद्य निषेध एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लेके सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भैया देखो, जो भी लीकर है, लीकर से रेवेन्यू जनरेट बहुत ज्यादा होता है, टैक्सेस ज्यादा आते हैं। तो ये तो एक तो आपके पास पैसा नहीं है, और उसके बाद ये जो गांधीवादी तरीका है, आप क्यों अपना रहे हो मद्य निषेध, क्यों अपना रहे हो बताओ? ये तो बहुत ज्यादा जो आपका स्रोत था, रेवेन्यू यहां से जनरेट हो सकता था, आप तो कर ही नहीं रहे हो, इस एरिया को ही ब्लॉक कर दिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं नीतीश कुमार जी के गवर्नमेंट का प्रशंसा करना चाहूंगा। देखिए, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी सोसाइटी को डेवलप, यदि आप समाजशास्त्र के स्टूडेंट हो ना, तो इस चीज को बढ़िया से मतलब समझ सकते हो, या नहीं भी हो तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो, किसी भी सोसाइटी को मतलब डेवलप करने के पहले जो है उसको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी होता है, सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से। तो आप देख रहे होगे ना, पहले नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से वैसे बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनका विघटन हो चुका था। उसका जो मुखिया है, चाहे वो मेल हो, मेनली जो पितृ सत्तात्मक सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, तो मेनली मेल ही जो है किसी भी घर का मुखिया होता है। तो दिन भर कमाता था 200 रुपये या 300 रुपये, और शाम को जाके 400 का दारू पी के आ जाता था घर पे, और बीबी बाल बच्चों को मारता था, खाने पीने का कुछ नहीं। तो ये जो है उन्हीं महिलाओं के द्वारा, उन्हीं महिलाओं की पेनफुल स्थिति को नीतीश कुमार जी ने समझा और मद्य निषेध लगाया। देखिए, कोई नहीं चाहता कि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, किसी भी तरीके से उस पर कोई बाधा उत्पन्न हो या मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊं, लेकिन ये लगाना जरूरी था। ये शराब जो है एक बहुत ही लग्जरियस चीज है। आप एक मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं इस चीज को, मतलब ये सारी चीजें बनाई गई हैं किसके लिए, जो जिसका इकोनॉमिक लेवल जो है बहुत हाई क्लास का है। अगर 200-400 रुपए का पी पा लेता है, कहीं बर्बाद कर देता है जुआ में, शराब में, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बताइए, एकदम लोअर इनकम वाले ग्रुप में, मिडिल इनकम वाले ग्रुप में यदि कोई ऐसा व्यक्ति बन जाए, तो वो अपने इकोनॉमिक स्टेटस को कितना डाउनग्रेड कर सकता है, और उसके जब इकोनॉमिक स्टेटस डाउनग्रेड होगा तो सामाजिक विघटन होना तो लाजमी है। तो इस चीज को रोकना बहुत जरूरी था, ठीक है। डिस्पाइट दिस कि बहुत सारा विरोध भी हुआ, बहुत सारे लोग जो है इनको मतलब गलियाए भी, लेकिन बेचारे ये सब कुछ सहते हुए इन्होंने बहुत अपने जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है इनका, ठीक है, यदि आगे ये सस्टेन रह जाता है तो, ठीक है। तो हमने देखा कि बिहार और संघ सरकार के बीच जो है किन किन मुद्दों पे अब तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब ओवरऑल कंक्लूजन हम कैसे लिखेंगे? आपने देखा कि जो अभी 2020 में जो नवगठित बिहार विधानसभा थी, जब नीतीश कुमार जी के साथ और बीजेपी के साथ और जो अन्य घटक थे इनके बीच अलायंस था, तो ये कितना हंसी खुशी पूर्वक रहते थे। नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट भी किया था। यदि बात करें जीएसटी, नोटबंदी की, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो इन सारे मुद्दों पर उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन अब जब गठबंधन टूट गया है, जब राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के बीच जो है गठबंधन हो गया नीतीश कुमार जी के बीच, तब देखिए अब नीतीश कुमार जी, चाहे आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहिए या कुछ और राजनीतिक मजबूरी, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलते रहते हैं। तो आप देखे होंगे कि ये जो विवाद है ये राजनीतिक समीकरण से प्रेरित अभिप्रेरित होता है, ठीक है। और उसके बीच ये आपने केस स्टडी दे दिया। इसके बावजूद हम कहेंगे इन राजनीतिक समीकरण से अभिप्रेरित नहीं होना चाहिए। रियलिस्टिक मुद्दों पे यदि चर्चा होती है, बहस होती है, हेल्दी बहस होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी को आगे बढ़ाती है। तो सेंटर और स्टेट को चाहिए कि अपने बीच, इनके रिश्तों के बीच जो खटास है उसको दूर करें, और जो भी
विवाद का केंद्र बिंदु है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें और साथ में रह के सहकारी संघवाद के दर्शन को आगे बढ़ाएं और सबका साथ सबका विकास करें माय डियर फ्रेंड। ठीक है, बस आज के लिए इस टॉपिक पे इतना ही। इस टॉपिक में आप राज्यपाल वाला सेक्शन ऐड ऑन कर सकते हो और यदि आप पढ़ना चाहते हो, देखिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होनी चाहिए डेली। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो बिहार समग्र आप केबीसी नैनो का पढ़ सकते हो। देखिए इम्तियाज अहमद सर का भी ठीक है, बट थोड़ा सा मोनोटोनस लगता है वो और लेंदी लगता है, तो उस बुक को आप चाहो तो पढ़ लो। यदि आपको अच्छा लगता है पढ़ना ऑब्वियस तो आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं यदि नोट्स फॉर्म में पढ़ना है तो केबीसी इज द बेस्ट ऑप्शन इन द मार्केट राइट नाउ। ठीक है, आई होप कि मैं जो चीजें भी कन्वे करना चाहता था आप तक पहुंचा, आपने खूब अच्छे से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।